डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह। टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिस अमेरिका का इतिहास सिर्फ 250 साल पुराना है, वो ईरान के 2500 सालों के इतिहास को मिटाने कैसे चला था। आज से 2500 वर्ष पहले ईरान दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और ये साम्राज्य एशिया और अफ्रीका से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। हजारों वर्षों के इस इतिहास में ईरान पर कई बार हमले हुए, लेकिन ईरान की सांस्कृतिक पहचान कभी नहीं मिटी और हर हमले के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत बनकर उभरा। आज हम आपको दिखाएंगे कि ईरान की 2500 साल पुरानी सभ्यता का दुनिया में क्या स्थान है और क्यों कोई भी इसे मिटा नहीं पाया। इसके बाद हम आपको ईरान की नई वॉर डॉक्ट्रिन के बारे में बताएंगे। युद्ध में जीत सिर्फ ताकत के दम पर हासिल नहीं की जा सकती। कम खर्च में भी दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर युद्ध की बाजी को पलटा जा सकता है और 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने पूरी दुनिया को यही सिखाया। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से हमले करके अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि कोई देश बिना मजबूत एयरफोर्स और नेवी के भी अमेरिका जैसी ताकतवर सेना को चुनौती दे सकता है। सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि दुनिया में ड्रोन्स का रोल लगातार बढ़ रहा है और फाइटर जेट्स का वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है। और आखिर में हम आपके लिए इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि इस युद्ध में किसकी हार हुई। अमेरिका और ईरान दोनों अपने आप को इस युद्ध का विजेता बता रहे हैं। सच यह है कि इस युद्ध में हारने वालों की कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि हारने वालों की कहानी कभी हेडलाइन नहीं बनती। युद्ध जीतने वाले नेता इतिहास लिखते हैं, लेकिन उसकी कीमत आम जनता अपने खून, अपने आंसू और अपने खराब होते भविष्य से चुकाती है। इस युद्ध में सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो वो है ईरान की आम जनता। इस युद्ध में अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ईरान के मुताबिक 5 अप्रैल को इस फहान शहर में उसकी सेना ने अमेरिका के सैन्य अभियान को पूरी तरह से फेल कर दिया था और इसी वजह से अमेरिका को मजबूर होकर अब ईरान की शर्तों पर यह युद्ध विराम करना पड़ा। ईरान का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है प्रेस टीवी। उसने ईरान के इसी दावे को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो शेयर किया है। प्रेस टीवी ईरान का पहला इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क है और इस वीडियो में ईरान ने यह दिखाया है कि ईरान की सेना लगातार हमले कर रही है अमेरिका की सेना पर और अमेरिकी सेना को जल्दबाजी में अपने इस ऑपरेशन को अधूरा छोड़कर ईरान से बाहर भागना पड़ा। आपको याद होगा, जब अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया था अपने दोनों पायलट्स को ईरान से बाहर निकालने के लिए, कुछ दिन पहले अमेरिका का एक F-15 जो फाइटर जेट है उसे ईरान ने मार गिराया था। उसमें 2 पायलट थे जो ईरान में फंस गए थे और अमेरिका ने अपनी लंबी चौड़ी फौज, 100 से ज्यादा कमांडोज और बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स भेजे थे ईरान की सीमा के अंदर ताकि उन पायलट्स को वो सुरक्षित बाहर निकाल सकें और उन्होंने निकाल भी लिया। लेकिन इस दौरान कई एयरक्राफ्ट्स जो है नष्ट हो गए अमेरिका के। अब उसकी नई कहानी ईरान बता रहा है और उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाया है जो आपके सामने है कि उस यूएस ऑपरेशन में, अमेरिकी ऑपरेशन में क्या हुआ था। देखिए।
तो जो वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है और इसमें ईरान अपनी कहानी बता रहा है, यानी अपना पक्ष दुनिया को बता रहा है कि जब अमेरिका की सेना ने एक नया ऑपरेशन चलाया था ईरान में, उसमें कैसे अमेरिका का इतना नुकसान हुआ था। और आपको याद होगा अमेरिका ने तब ये दावा किया था कि उसके जो कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स उड़ने की हालत में नहीं रहे थे, उनमें क्षतिग्रस्त वो हो गए थे। तो ईरान में मौजूद अपने इन एयरक्राफ्ट्स को अमेरिकी सेना ने खुद से ही नष्ट कर दिया था। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि जब अमेरिकी सेना वहां से जा रही है तो उन्होंने अपने इन एयरक्राफ्ट्स को खुद ही वहां पर नष्ट कर दिया है। तो अब जब युद्ध होता है तो उसमें नैरेटिव बहुत ज़रूरी होता है, किस देश की कहानी दुनिया तक कैसे पहुंच रही है। और उसके लिए अब दोनों ही देश वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना पक्ष दुनिया तक रख रहे हैं। अमेरिका कहता है कि वो जीत गया और ईरान ये कहता है कि हमने अमेरिका को जीतने नहीं दिया। ईरान की सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत ही शक्तिशाली इतिहास रहा है ईरान का, और ये ऐसी सभ्यता है जिसे अभी तक कोई खत्म नहीं कर पाया। ये 2500 साल पुरानी सभ्यता है, आज कल की नहीं है। 100, 200, 500 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, 2500 साल पुरानी ये सभ्यता है। इस नक्शे को जरा आप अपने फुल स्क्रीन पर जरा जब आप देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, 2500 साल पहले एकेमेनिड एम्पायर के संस्थापक साइरस द ग्रेट ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जहां मानवाधिकार, कूटनीति और सांस्कृतिक सम्मान की शुरुआत हुई थी। साइरस सिलेंडर को दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर माना जाता है। ईरान के गणितज्ञों ने 9वीं सदी में अलजेब्रा और गणना के नए तरीके पूरी दुनिया को दिए, जिससे मॉडर्न एल्गोरिथम्स की शुरुआत हुई। आज का कंप्यूटर, एआई और टेक्नोलॉजी उसी थ्योरी पर खड़ा है। हालांकि उससे पहले ही भारत के आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने अलजेब्रा के बुनियादी नियम विकसित कर लिए थे, लेकिन ईरान का भी इसमें योगदान रहा है। 10वीं सदी में ईरान के अविसेना ने मानव शरीर और सर्जरी को व्यवस्थित रूप दिया। उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन मध्यकालीन और आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला बनी। ईरान के उमर खयाम ने 11वीं सदी में गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और कैलेंडर के सुधार में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ईरान के लोगों ने ही दुनिया को कनात यानी पानी लाने की टेक्नोलॉजी और यक्षल यानी प्राचीन रेफ्रिजरेशन जैसी तकनीकें विकसित करके दी। ईरान के बहुत मशहूर सूफी कवि हैं जिनका नाम है रूमी। आपने रूमी को अक्सर पढ़ा होगा। और उनके अलावा सादी, रूमी और सादी ने दुनिया को इंसानियत, प्रेम और एकता की सीख दी। दुनिया भर ने उनके साहित्य को पढ़ा है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक ऐसी सभ्यता है जिसने दुनिया को सोचने, जीने और आगे बढ़ने का तरीका सिखाया है। और ऐसी सभ्यता को ट्रंप खत्म कर देना चाहते हैं। ये अलग बात है कि 47 साल पहले जो इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, वो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान वो देश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये भी यहाँ पर नोट करने वाली बात है। ईरान अपने इतिहास में कभी भी इतना कट्टरवादी देश नहीं रहा। वहाँ का जो समाज था वो कट्टरवादी नहीं था। ईरान में जो संस्कृति हुआ करती थी, जो उनका इतिहास था, जो उनका साहित्य था, कला थी, संगीत था, आर्किटेक्चर था, वो सब शानदार था और उसका योगदान पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। अगर आप उनके बड़े बड़े महल देख लेंगे, उनके म्यूजियम्स को अगर आप देखेंगे, उनके संगीत को देखेंगे, उनकी कला को देखेंगे, उनके साहित्य को देखेंगे, गणित में उन्होंने जो नई नई खोज की उसे आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई ये जो सिविलाइजेशन है ये कितनी मजबूत है। लेकिन 47 साल पहले ये भी एक कड़वी सच्चाई है, जो इस्लामिक क्रांति आई ईरान में, उसने एक अलग ही रास्ता ले लिया और उसके बाद ईरान एक कट्टरपंथी देश और एक कट्टरपंथी समाज बनता चला गया। और उसके बाद ईरान ने अपने आप को दुनिया भर से काट लिया। दुनिया एक तरफ जा रही थी, ईरान दूसरी तरफ जा रहा था और ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें मजबूत हो गई, वरना ईरान ऐसा था नहीं। ब्रिटिश इतिहासकार और दार्शनिक, बड़े मशहूर एक दार्शनिक रहे हैं जिनका नाम है आर्नोल्ड टॉयनबी। तो आर्नोल्ड टॉयनबी ने एक बार कहा था, सिविलाइजेशंस डाई फ्रॉम सुसाइड नॉट बाय मर्डर।
यानी जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं होती हैं वो खुद अपनी गलतियों से ही नष्ट हो सकती हैं, लेकिन बाहरी हमलों से कभी भी किसी सभ्यता की पहचान को मिटाया नहीं जा सकता। और ईरान की सभ्यता के बारे में भी यही बात सही साबित होती है। अब आपको 5 पॉइंट्स में ईरान युद्ध के कुछ बड़े सबक बताते हैं। आपने कभी सोचा है कि इस ईरान युद्ध ने दुनिया को क्या सिखाया है? हमने ऐसा क्या देखा जो पहली बार हमें ये लगा कि ऐसा भी हो सकता है? तो कुछ सबक हैं जो दुनिया ने सीखे हैं। पहला, ईरान ने पूरी दुनिया को कम से कम खर्च में युद्ध लड़ने की एक नई डॉक्ट्रिन दी है। ईरान ने सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से सटीक हमले करके अमेरिका के अरबों रुपए के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स पर नया सवाल खड़ा कर दिया। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतने महंगे हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतने मजबूत भी हैं? एक सवाल ईरान ने खड़ा कर दिया। ईरान ने यह साबित कर दिया कि बिना मजबूत एयरफोर्स और नेवी के भी कोई देश लगातार 40 दिन तक युद्ध लड़ सकता है और अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना को चुनौती दे सकता है। सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ड्रोन्स का रोल अब तेजी से बढ़ रहा है और फाइटर जेट्स का वर्चस्व धीरे धीरे आसमान में कम हो रहा है। अब दुनिया मानव रहित युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कोई सैनिक आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ेगा। सैटेलाइट और एआई से कनेक्टेड एक वॉर रूम होगा जो पूरे युद्ध पर नजर रखेगा और युद्ध को दूर बैठकर ही लड़ा जाएगा। अमेरिका के एक F-35 फाइटर जेट की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है और इतने पैसे में ईरान लगभग 5500 शाहिद ड्रोन्स का निर्माण कर सकता है। यानी ईरान कम खर्च में ज्यादा टारगेट्स पर हमले कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही पैटर्न हमने देखा, जब भारतीय वायुसेना ने जब चाहे दूर बैठकर अपनी मर्जी से पाकिस्तान के ठिकानों को चुना और उन पर मिसाइल्स और ड्रोन से बिल्कुल सटीक हमले किए। और हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक जवाबी हमले को हवा में ही रोक दिया। यूक्रेन में भी अब युद्ध टैंक से नहीं बल्कि ड्रोन से लड़े जा रहे हैं और ये बड़े पैमाने पर लड़ा गया दुनिया का पहला युद्ध है जिसमें ड्रोन्स ही मुख्य हथियार बन गए। इसकी एक और वजह है, जब युद्ध में कोई फाइटर जेट मार गिराया जाता है या उसके पायलट को बंदी बना लिया जाता है तो दुश्मन सेना उसे एक प्रोपेगेंडा ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करती है। वो एक ट्रॉफी बन जाता है, जैसे आप समझ लीजिए कि दुश्मन सेना ने कोई मैच जीत लिया हो। या अगर हम फुटबॉल मैच के बारे में बात करें, फुटबॉल मैच में जैसे दुश्मन टीम ने कोई गोल कर दिया हो, तो अगर किसी देश का एक फाइटर जेट मार गिराया जाता है, उसके पायलट को अगर दुश्मन देश पकड़ लेता है तो आप समझ लीजिए कि उसने अपनी विरोधी टीम पर एक गोल कर दिया। इस प्रकार से उसे बताया जाता है, इसे बहुत बड़ी सफलता माना जाता है और इसी वजह से बड़े बड़े देश भी अलर्ट रहते हैं। 3 अप्रैल को ईरान ने जैसे ही अमेरिका का फाइटर जेट गिराया, अमेरिकी सेना अचानक से बैकफुट पर आ गई, डिफेंसिव पर आ गई। फिर अमेरिका ने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए अपने 150 एयरक्राफ्ट और 100 कमांडोज ईरान की जमीन पर उतार दिए। दूसरा, आज का युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स का ही नहीं बल्कि नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का एक सूचना युद्ध भी है। इस सूचना युद्ध से लोगों के विचारों को प्रभावित करके जीत और हार तय करने की कोशिश होती है। जैसे जरा ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान पर सबसे ज्यादा हमले किए, ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ध्वस्त कर दिया पूरे ईरान को। लेकिन युद्ध विराम को ईरान की जीत ही माना जा रहा है। जब युद्ध विराम हुआ तो दुनिया मान रही है कि इसमें ईरान की जीत हो गई, जबकि नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का हुआ है, अमेरिका का नहीं। तीसरा, इस समय की जियोपॉलिटिक्स में समुद्री रास्ते, सैंक्शंस और टैरिफ्स नए ताकतवर हथियार बन गए हैं। इन पर नियंत्रण करके कोई भी देश बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। यानी ये आर्थिक हथियार हैं, पैसे के हथियार, जिनसे आप पूरी दुनिया पर हमला कर सकते हैं बिना कि कोई गोली चलाए। चौथा, दुनिया में शांति और सहयोग स्थापित करने का दावा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे संयुक्त राष्ट्र, नेटो और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसी संस्थाएं इस युद्ध को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई। इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही सिद्धांत चलता है और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है, जो कि अमेरिका कर रहा है। और पांचवा, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी देश तेल और गैस के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर थे, वहां ऊर्जा संकट की वजह से जबरदस्त महंगाई बढ़ी। आज वो सारे देश परेशानी में हैं।
और इसलिए भारत जैसे देशों को भी अब सोलर ऊर्जा और दूसरे जो तरीके हैं ऊर्जा के, उन पर जोर देना चाहिए और कुछ ऐसी ऊर्जा का इंतजाम करना चाहिए कि उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। यानी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना, ये ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है कि देश वही आगे चलेगा जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों अपने आप को इस युद्ध का विजेता बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस युद्ध में हारने वालों की कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि हारने वालों की कहानी कभी हेडलाइन में नहीं आती। आज आपको इस युद्ध में हारने वालों की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान या अमेरिका की नहीं, ये कहानी दुनिया भर के आम लोगों की है। ये हमारी और आपकी कहानी है। युद्ध जीतने वाले नेता इतिहास लिखते हैं, लेकिन उसकी कीमत आम जनता अपने खून, अपने आंसुओं और अपने खराब होते भविष्य से चुकाती है। इस युद्ध में सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो वो है ईरान की आम जनता। इस युद्ध में अब तक ईरान के लगभग 1700 आम लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये युद्ध मैं जो आपको बता रहा हूं ये सिर्फ आंकड़े हैं। इनके पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं जानता, उसे आप गिन भी नहीं सकते। इस युद्ध की सबसे दर्दनाक कीमत ईरान के मिनाब शहर की बेटियों ने चुकाई। ये तस्वीर आपको याद होंगी जब मिनाब में अमेरिका के एक हमले में 168 स्कूली बच्चियां मारी गईं, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो मलबे के नीचे मिली। क्या वो इस युद्ध की विजेता हैं? बिल्कुल नहीं। मिनाब की इन बच्चियों की किस्मत में शायद यही लिखा था, या तो वो किसी हमले में मारी जाएंगी, और अगर जिंदा भी बच जाती तो ईरान में रहते हुए अपने अधिकारों के बिना शायद घुट घुट कर उन्हें जीना पड़ता, तब भी अपनी जिंदगी आज़ादी से नहीं जी पाती। ईरान की इन मासूमों और आम जनता की किस्मत में संघर्ष, दर्द और मौत, ये सब लिख दिया गया है, क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला करने वाले बहुत लिमिटेड कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए आम जनता की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है अपनी जिद और अपनी इज्जत। युद्ध से पहले ईरान की जनता सड़कों पर थी, महंगाई और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। लेकिन युद्ध के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं बदला, बल्कि उनकी तकलीफ और बढ़ गई। इस युद्ध ने अगर उन्हें कुछ दिया है तो वो है दर्द, मौत और जख्म, हमेशा के लिए। ईरान से लगभग 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका का हाल भी ऐसा ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस युद्ध का विजेता बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जनता ऐसा नहीं मानती। वहां पर लोग सड़कों पर हैं, युद्ध को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध की असली कीमत वही चुका रहे हैं। अमेरिका में पिछले 1 महीने में पेट्रोल के दाम 2 बार बढ़ गए। इस युद्ध पर अमेरिका अब तक 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जो पैसा जनता के लिए खर्च किया जा सकता था, उसे युद्ध में झोंक दिया गया। और वर्ष 2027 के लिए अमेरिका के मौजूदा रक्षा बजट से 40% ज्यादा, यानी लगभग 138 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट मांगा गया है। अब इसका जो खर्च है, ये जो पैसा है, ये कहां से आएगा? ये भी अमेरिका के आम लोगों की जेब से ही आएगा। ईरान की 9.5 करोड़ जनता की किस्मत सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के हाथ में। और इसी तरह अमेरिका के 35 करोड़ लोगों की किस्मत भी एक ही व्यक्ति के हाथ में है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब इनकी पसंद नापसंद पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका हुआ है। अगर उन्हें लगता है युद्ध होना चाहिए तो युद्ध होगा और पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी। उन्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए तो युद्ध रुकेगा। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं कि इस युद्ध में मरने वाले बेकसूर लोग हैं। जब भी युद्ध में आम जनता के हितों की बात आती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं खामोश हो जाती हैं और दुनिया अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। युद्ध के मैदान में बड़े और ताकतवर नेता जीत जाते हैं, लेकिन जब बात आम जनता की आती है तो पूरी दुनिया असल में हार जाती है। इसलिए हार आम जनता की हुई है और जीत का श्रेय तो लेने के लिए सब लोग हैं ही, आप देख ही रहे हैं। अमेरिका की सेना ने ईरान में जमीन पर उतरकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया। लगभग 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन को 21वीं सदी में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशन माना जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में हर समय जोखिम था, हर घंटे खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ईरान में उतरकर उनकी सेना की घेराबंदी के बीच अमेरिका को अपने पायलट को बचाना था। और यह पूरी कहानी किसी हॉलीवुड की वॉर फिल्म की तरह है। और आज हम आपके लिए इस कहानी के हर हिस्से को एक एक करके डिकोड करेंगे। इसकी शुरुआत होती है 3 अप्रैल को, जब ईरान ने अमेरिकी सेना के एक फाइटर जेट
F-15 ईगल को मार गिराया। पिछले 23 वर्षों में यह पहला मौका था जब दुश्मन के हमले में किसी अमेरिकी फाइटर जेट को इस तरह से नष्ट कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 2003 में एक बार ऐसा हुआ था जब अमेरिका के लड़ाकू विमान पर इराक में इसी तरह से हमला हुआ था। इस F-15 फाइटर जेट के पायलट्स को बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। इसमें अमेरिका की स्पेशल फोर्स के लगभग 100 कमांडोज शामिल हुए और ईरान के बौयर अहमद प्रांत में फंसे इन पायलट्स को बाहर निकालने का यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। नक्शे पर आप देखिए, ये जो इलाका है, ईरान के नक्शे पर आप देख पाएंगे जो बौयर अहमद इलाका है, यहीं पर ये पायलट फंसे हुए थे और अमेरिका को ईरान की जमीन पर उतरकर अपने इन पायलट्स को बचाना था। और यह काम इसलिए और बहुत मुश्किल था क्योंकि अमेरिका की सेना के साथ साथ ईरान की सेना भी इन पायलट्स की तलाश कर रही थी, क्योंकि ईरान की सेना चाहती थी कि इससे पहले कि अमेरिका की सेना पहुंचे वो इन पायलट्स को बंदी बना ले। अमेरिका ने अपने 2 पायलट्स को बचाने के लिए 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। पहला ऑपरेशन 3 अप्रैल को दिन के उजाले में हुआ और फाइटर जेट क्रैश होने के कुछ घंटों के बाद ही इस फाइटर जेट के पायलट को अमेरिका ने बचा लिया था। तो एक मिशन तो यहां पूरा हो गया, लेकिन दूसरा पायलट अब भी लापता था और उसे ढूंढने के लिए दूसरा ऑपरेशन लगातार जारी रहा। ईरान की सेना के हमलों के बावजूद लगातार अमेरिकी सेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स अपने दूसरे पायलट की तलाश करते रहे और आखिरकार 5 अप्रैल को इस दूसरे पायलट को भी ईरान की जमीन से उन्होंने लिया और फिर वहां से बाहर निकाल कर ले गए। इन दोनों पायलट्स को एक बार में ही बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि F-15 फाइटर जेट पर हमला होने के बाद उसके ये दोनों पायलट्स अलग अलग इलाके में इस लड़ाकू विमान से इजेक्ट हुए थे। किसी भी फाइटर जेट पर अगर कोई हमला हो या कोई गंभीर खराबी आ जाए तो उसके पायलट्स अलग अलग और सुरक्षित तरीके से इजेक्ट करके एयरक्राफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। और इस ऑपरेशन में भी इजराइल ने अमेरिका की बहुत मदद की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के उन सैनिकों पर हमला किया जो अमेरिकी पायलट्स के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे सफल और साहसिक ऑपरेशन बताया है। और अपने एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सैकड़ों कमांडोज की जिंदगी दांव पर लगा दी। और सोचिए, इस एक पायलट की जान बचाने के लिए अमेरिका ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये एक बड़ी बात है। एक पायलट की जान के लिए 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने दांव पर लगा दिए और अपने कई सारे एयरक्राफ्ट्स उन्होंने खो दिए। अमेरिकी फाइटर जेट के दूसरे पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे मुश्किल था। जैसा मैंने आपको बताया, पहले पायलट को तो उन्होंने शुरू में ही निकाल लिया था, लेकिन दूसरा पायलट लापता था, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था और ईरान की सेना उसे ढूंढ रही थी। एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होने के बाद यह पायलट जख्मी हो गया था और खुद को बचाने के लिए यह पायलट लगभग 36 घंटे तक लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और यह ईरान के बौयर अहमद प्रांत के पहाड़ों पर लगभग 2000 मीटर, यानी 2000 मीटर कितना होगा, किसी 600 मंजिला इमारत की ऊंचाई जितना होगा 2000 मीटर, 2000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर वहां यह एक खाई में छिप गया। एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर उसकी चोटी पर गया और फिर एक खाई में जाकर छिप गया। ऊंचाई की वजह से इस पायलट के लिए अपनी रेस्क्यू टीम से संपर्क करना आसान हो गया और ईरान के सैनिकों से छिपने के लिए उसे एक सुरक्षित कवर भी मिल गया। इस पायलट के पास खुद को बचाने के लिए एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और उसकी लोकेशन बताने वाला एक जीपीएस जैसा उपकरण भी था। और इस उपकरण को कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर यानी CSEL कहते हैं। यह लोकेटर सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और इसकी मदद से पायलट सीधे अमेरिकी सेना तक अपनी लोकेशन का सिग्नल भेज सकते हैं और रेस्क्यू टीम इसी सिग्नल की मदद से इस पायलट की सटीक लोकेशन तक पहुंच गई। यह लोकेटर एक वाटरप्रूफ उपकरण होता है और इसमें लगभग 21 दिनों की बैटरी होती है। 21 दिन तक यह चल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन इसके सिग्नल को आसानी से डिकोड नहीं कर सकता और इस पायलट ने दुश्मन से बचने के लिए बार बार इस लोकेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया।
लोकेशन मिलने के बाद अमेरिका की सेना के एक MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से इस पायलट के चारों तरफ अमेरिका की सेना ने एक सुरक्षित घेरा बना लिया और इस घेरे में ईरान का जो भी सैनिक दाखिल होता था उस पर अमेरिकी सेना हमला करती थी। और रेस्क्यू करने के बाद इस पायलट को अब कुवैत ले जाया गया है और इस पायलट का इलाज अब कुवैत के अस्पताल में चल रहा है। तो आज ये जो ऑपरेशन हुआ इस पायलट को बचाने का, इसकी एक एक डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हॉलीवुड की कोई वॉर फिल्म देख रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बहुत जल्द आपको कोई हॉलीवुड फिल्म देखने को भी मिल जाए। अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना की किन 2 यूनिट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 2 यूनिट्स, वो कमांडोज कौन थे? तो पहली यूनिट है अमेरिका की एयरफोर्स की एक स्पेशल यूनिट जिसका नाम है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, और इन कमांडोज को पैरा रेस्क्यू जंपर्स यानी पीजे भी कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है दुश्मन के इलाके में फंसे हुए अपने अमेरिकी सैनिकों को सही सलामत वापस लाना। और ये कमांडोज किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं, एक डॉक्टर की तरह लड़ाई के मैदान में अपने सैनिकों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक हालात में भी अपनी जान पर खेलकर अपने साथी अमेरिकी सैनिकों को रेस्क्यू करके वापस ला सकते हैं। ये कमांडोज सबसे पहले दुश्मन की सीमा में फंसे अपने सैनिक को लोकेट करते हैं, देखते हैं कि वो उसकी लोकेशन क्या है, और फिर वहाँ पर वो किसी हेलीकॉप्टर या किसी ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से पैराशूट से कूदते हैं और फिर वहाँ पहुंचकर अपने साथी की जान बचाते हैं। और अक्सर ऐसे मिशन में उन्हें दुश्मन से एक लंबी लड़ाई या युद्ध भी करना पड़ता है। और इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दूसरी यूनिट है अमेरिका की सीक्रेट स्पेशल फोर्सेस में से एक, सील टीम 6। सील इसे क्यों कहते हैं? सील का मतलब यानी सी, एयर और लैंड में लड़ने में माहिर ये कमांडोज दुनिया के किसी भी इलाके में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये कमांडोज दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलट को ढूंढने जैसे खतरनाक ऑपरेशन में पैरा रेस्क्यू जंपर्स की मदद करते हैं। इसके अलावा आतंकवादियों को भी ये खत्म करते हैं, अपने बंधकों को बचाने के मिशन को भी अक्सर ये पूरा करते हैं। ईरान के इस ऑपरेशन में सील टीम 6 के 100 कमांडोज शामिल थे और इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर्स पर लगातार फायरिंग हो रही थी। ईरान की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी एक भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया और यह ऑपरेशन सफल रहा। वर्ष 2011 में इसी सील टीम 6 के कमांडोज ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढकर मार डाला था। और ईरान से अपने पायलट को बचाने का ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन के मिशन से भी कहीं ज्यादा रिस्की और खतरनाक था। सील कमांडोज को बहुत ही कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग को हर 100 में से सिर्फ 15 से 20 सैनिक ही पूरा कर पाते हैं, क्योंकि लगभग 80% सैनिक ट्रेनिंग के बीच में ही हार मानकर इस ट्रेनिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इतनी सख्त ट्रेनिंग ये होती है। आज आपको यह भी देखना होगा कि इस हमले में और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कितना बड़ा रोल निभाया है। CIA को इस ऑपरेशन का गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन में CIA की रणनीति थी फाइट लेस, कंफ्यूज मोर एंड विन स्मार्ट, यानी कम से कम लड़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को कंफ्यूज करो और बहुत ही समझदारी से इस युद्ध को जीतो।
इसमें गोलियों से ज्यादा जरूरी था दिमाग का इस्तेमाल। CIA ने बिना एक भी गोली चलाए पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाया। इस ऑपरेशन के दौरान CIA ने एक डिसेप्शन कैंपेन, जैसे हम हिंदी में कहेंगे धोखे और फेक न्यूज़ का एक ऐसा खेल खेला जिसमें ईरान पूरी तरह से उलझ कर रह गया और कंफ्यूज हो गया। CIA ने ईरान में ये अफवाह फैला दी कि अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को ढूंढ लिया है और अब उस पायलट को समुद्र के रास्ते अमेरिका की सेना बाहर निकाल कर ले जा रही है। इस अफवाह को फैलाने का मकसद था कि ईरान की सेना को भटका दिया जाए और उसे कंफ्यूज कर दिया जाए, और इस झूठी खबर की वजह से ईरान की सेना का ध्यान समुद्री इलाके और दूसरी सड़कों पर चला गया, जिसकी वजह से जो असली पहाड़ी इलाका था उस पहाड़ी इलाके से ईरान की सेना की मौजूदगी थोड़ी कम हो गई। CIA ने ईरान को इतना कंफ्यूज कर दिया कि ईरान की सरकार खुद अपनी जनता से ही मदद मांगने के लिए मजबूर हो गई। ईरान के स्टेट टेलीविजन पर जनता से अपील की गई कि अगर उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ लिया तो उन्हें सरकार एक बड़ा इनाम देगी, और इस झूठी खबर की वजह से ईरान का ध्यान भटक गया और अमेरिकी सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल गया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती थी ईरान के पहाड़ी इलाकों में इस पायलट को खोजना। यह किसी विशाल पर्वत पर एक सुई ढूंढने जैसा मुश्किल ऑपरेशन था, और CIA ने सैटेलाइट और सिग्नल्स इंटेलिजेंस की मदद से पायलट की लोकेशन की पुष्टि की। CIA ने ईरान के अंदर जमीन पर मौजूद ऐसे लोकल लोगों से संपर्क किया जो इस ऑपरेशन में अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार थे। यानी जो ये खुफिया एजेंसीज होती हैं, इनके लोग हर तरफ होते हैं, इनके जासूस हर तरफ होते हैं, इनके लोकल एजेंट्स हर तरफ होते हैं, और CIA ने ईरान में जो उनके लोकल एजेंट्स मौजूद थे, ईरान के ही जो नागरिक भी हो सकते हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने अपने ऐसे सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। इस अफवाह को चारों तरफ से फैला दिया और जो उनकी लोकल इंटेलिजेंस थी उसका पूरा इस्तेमाल किया। तो इसमें जमीन पर जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, सैटेलाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है। CIA इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थी, क्योंकि जो जानकारियां थी, इंफॉर्मेशन, वो CIA दे रही थी, और CIA अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन और रेस्क्यू करने वाली अमेरिकी टीम के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की तरह काम कर रही थी। CIA लगातार ईरान से रियल टाइम अपडेट्स अपनी सेना को दे रही थी। उसने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सुरक्षित रास्तों की एक पहचान की, और यह एजेंसी ईरान की सेना के मूवमेंट को भी लगातार ट्रैक कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान CIA ईरान में एक सूचना युद्ध लड़ रही थी, जिससे ईरान की सेना कंफ्यूज हो गई और यह ऑपरेशन कामयाब हो गया। युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि भ्रमित करने वाली जानकारी होती है। गोली से दुश्मन मरता है, लेकिन डिसेप्शन यानी धोखे से पूरी रणनीति ही दुश्मन की खत्म हो जाती है, और इस ऑपरेशन में CIA ने बिल्कुल यही किया। वैसे युद्ध में धोखा, भ्रम और फेक न्यूज फैलाकर दुश्मन को चकमा देने का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, महाभारत में भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा की कहानी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जब कहा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा एक हाथी था। अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के इस पायलट ने ईरान की सीमा के अंदर कैसे खुद को 36 घंटे तक जीवित रखा, अपने आप को बचा कर रखा। यह संघर्ष की एक अलग नेक्स्ट लेवल की कहानी है। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि आप एक फाइटर पायलट हैं, आपके फाइटर जेट को ईरान की सेना ने मार गिराया है, आप इजेक्ट करके ईरान के जंगलों में पहुंच गए हैं, ईरान की सेना आपको ढूंढ रही है और आपको खुद नहीं पता कि इस समय आपकी लोकेशन क्या है, और आपको किसी तरीके से अपनी अमेरिकी रेस्क्यू टीम को यह बताना है कि आप कहां हैं और उन्हें यहां तक पहुंचाना है, और इस दौरान जिंदा भी रहना है। यह लंबा संघर्ष है जिसमें इस पायलट ने बहुत संघर्ष किया। अमेरिका में फाइटर जेट के हर एक पायलट को विमान उड़ाने के अलावा एक और ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग का नाम है SERE। ये 4 शब्द जो हैं, इनके मतलब क्या है? S का मतलब है सर्वाइवल, यानी किसी भी हालात में सर्वाइव करना, जिंदा रहना। E का मतलब है इवेजन, यानी दुश्मन से बचकर भागना, दुश्मन को चौंकाना। और तीसरा R मतलब
रेजिस्टेंस यानी पकड़े जाने पर दुश्मन की पूछताछ और टॉर्चर का सामना करना, और अगर नहीं भी पकड़े गए तो जमीन पर जितने भी समस्याएं आ रही हैं उनका सामना करना, और फिर आखिर में ई से एस्केप यानी मौका मिलते ही भाग जाना। पायलट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मन की सीमा में रहने के बावजूद जिंदा बचकर वापस लौट सकें, और इसी ट्रेनिंग ने अमेरिका के इस पायलट को ईरान की सीमा के अंदर, ईरान की जमीन में बचाए रखा और जिंदा रखा। और ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रहने की ट्रेनिंग होती है। जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान में पानी और खाना ढूंढना और चोट लगने के बावजूद अपना खुद का इलाज करने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन की सीमा के अंदर खुद को दुश्मन से कैसे बचाना है, दुश्मन की सेना से कैसे बचना है, और मौका मिलते ही कैसे बचकर भागना है, ये सारी ट्रेनिंग होती है। रेस्क्यू टीम से कैसे संपर्क स्थापित करना है, अपनी लोकेशन बतानी है, और कैसे एक सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां पर रहना है, ये उन्हें सिखाया जाता है ताकि युद्ध के लिए उन्हें हर समय तैयार रखा जा सके। इन पायलट्स को दुश्मन के टॉर्चर को सहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर दुश्मन के सैनिक उन्हें पकड़ भी लें तब भी तमाम टॉर्चर सहने के बाद भी ये पायलट कोई जानकारी न दें। इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है कि किसी भी पायलट को शारीरिक और मानसिक रूप से मुश्किल हालात में भी हिम्मत और रणनीति के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार करना। जब किसी पायलट का विमान दुश्मन के इलाके में गिरता है तो उसके पास इजेक्ट करके एयरक्राफ्ट से बाहर आने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं, और दुश्मन के इलाके में उतरते ही पायलट को सबसे पहले खतरे की तलाश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग की वजह से ईरान में अमेरिका का पायलट लगभग 36 घंटे तक दुश्मन से छिपकर रहने में कामयाब रहा, क्योंकि वो समझ गया था कहां खतरा है और कहां पर वो सुरक्षित रह सकता है। फाइटर जेट के हर पायलट के पास एक सर्वाइवल किट होता है जिसमें एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक लोकेटर के अलावा 3 से 7 दिनों का हाई एनर्जी फूड, पानी साफ करने की कुछ दवाइयां और एक मेडिकल किट होती है। यानी अगर वो किसी जंगल में जाते हैं और वहां गंदा पानी है तो उस पानी में एक दवाई डालकर उसे वो पीने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए पायलट के पास टॉर्च और स्मोक बॉम्ब्स होते हैं। कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए पायलट को एक कंबल और आग जलाने के उपकरण भी दिए जाते हैं, और कुल मिलाकर पायलट्स को जो ट्रेनिंग मिलती है वही दुश्मन के इलाके में उनके जिंदा रहने की गारंटी होती है। अब देखिए, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपने 6 एयरक्राफ्ट नष्ट क्यों कर दिए। सोचिए, अमेरिका का जो नुकसान देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में उसके 6 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। बहुत बड़ी बात है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेत में फंस गए। ईरान में इन एयरक्राफ्ट को किसी रनवे पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर अमेरिका की सेना ने उतार दिया, और वहां से इन एयरक्राफ्ट को वापस उड़ना इनके लिए मुमकिन ही नहीं था। ये वहां पर रेत में फंस गए। लैंड तो कर गए लेकिन वहां से टेक ऑफ करना मुश्किल था, और इसीलिए अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने इन दोनों विमानों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अपने 4 हेलीकॉप्टर्स को भी अमेरिका की सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान के हमलों से डैमेज होने के बाद ये हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल नहीं बचे थे, और अगर इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका की सेना वहीं ऐसे ही छोड़ देती तो ईरान इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकता था। इस टेक्नोलॉजी को समझकर इनकी नकल करके ऐसे ही एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या फिर रेडार और नेविगेशन इक्विपमेंट्स में इनका इस्तेमाल कर सकता था। यानी अमेरिका की ये जो टेक्नोलॉजी है ये लीक हो सकती थी, और अमेरिका अपनी इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसे किसी को देता नहीं, और भविष्य में अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान कर सकता था, दूसरे देश भी कर सकते थे। और इसीलिए अमेरिका की सेना का यह नियम है कि अपने हथियारों को ऐसे ही छोड़ने या दुश्मन को देने के बदले वो खुद ही उसे नष्ट कर देते हैं, और ईरान में भी उन्होंने यही किया। ये सारे एयरक्राफ्ट इन्हें छोड़ने की बजाय उन्होंने खुद नष्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये ईरान की सेना के कब्जे में नहीं आने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ईरान में अपने एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और अमेरिकी सेना को अपने इस एक पायलट को बचाने के लिए कितना नुकसान हुआ।
अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने 2 C-130J सुपर हरक्यूलीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खुद नष्ट कर दिए, और इन दोनों एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। तो 2200 करोड़ का सीधा नुकसान ये जो C-136 हरक्यूलीज है, सुपर हरक्यूलीज, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से इसको नष्ट कर दिया। अमेरिका ने अपने 2 और AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट कर दिया। इनका इस्तेमाल अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस करती हैं, और इन्हें नष्ट करने की वजह से अमेरिका को लगभग 138 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर हमला हुआ, जिससे इनमें इतना नुकसान हुआ कि ये उड़ने के काबिल नहीं बचे, और क्योंकि ये उड़ नहीं सकते थे इसके बाद, तो चलते चलते अमेरिका की सेना ने इन्हें भी नष्ट कर दिया, और इनकी कुल कीमत है लगभग 386 करोड़ रुपए। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका के एक फाइटर जेट A-10 थंडरबोल्ट भी ईरान के हमलों की वजह से नष्ट हो गया था, और इसकी कीमत है लगभग 175 करोड़ रुपए। और 3 अप्रैल को अमेरिका का जो F-15 ईगल फाइटर जेट ईरान के हमले के बाद नष्ट हुआ था, उसकी अपनी कीमत है लगभग 900 करोड़ रुपए। अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया, और इसकी कीमत है 350 करोड़ रुपए। और इजराइल का एक हर्मीज 900 ड्रोन भी ईरान के हमलों में नष्ट हो गया, इसकी कीमत है लगभग 92 करोड़ रुपए। यानी इस ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल का लगभग 4270 करोड़ रुपए का तो सीधा नुकसान हो गया। बाकी के नुकसान के बारे में हम आपको नहीं बता रहे। अभी तो जितने के उनके प्लेन और ड्रोन नष्ट हुए हैं, उसी की कीमत है 4177 करोड़ रुपए। और इस युद्ध में अब तक अगर टोटल हम देखें तो अमेरिका के 15 एयरक्राफ्ट और 16 से 17 बहुत महंगे ड्रोन्स नष्ट हो चुके हैं। यानी अमेरिका के 31 से लेकर 32 फ्लाइंग एसेट्स इस युद्ध में अब तक नष्ट हो चुके हैं। और आज ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाषणों में, बयानों में कहते थे कि भारत के, कभी कहते थे कि 5 विमान नष्ट हो गए, कभी कहते थे 6 नष्ट हो गए, कभी कहते थे 8 नष्ट हो गए, और संख्या उनकी बढ़ती जाती थी। कभी कहते थे कि 10 विमान उनके नष्ट हो गए, और अक्सर वो भारत के कितने विमान नष्ट हुए उसकी सूची बनाते रहते थे। आज दुनिया को उनसे ये पूछना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने विमान नष्ट हुए हैं। आज उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने हवाई जहाज अब तक नष्ट हो चुके हैं। और ईरान बड़े फख्र के साथ इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को पूरी दुनिया में जारी कर रहा है कि देखिए हमने अमेरिका का क्या हाल किया। वर्ष 2011 में उसामा बिन लादेन के मिशन में भी अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद में क्रैश हो गया था, और उस समय भी अमेरिका के कमांडोज ने उस हेलीकॉप्टर को अपने विस्फोटकों की मदद से वहीं पर नष्ट कर दिया था। अब आपको 3 पॉइंट्स में बताते हैं कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया। एक पायलट की जिंदगी को बचाने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो पहला पॉइंट है, ईरान अगर इस पायलट को जिंदा पकड़ लेता तो वो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर सकता था और प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ा सकता था। यानी ये घटना इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती थी। अगर ये पायलट ईरान की सेना के हाथों में आ जाता तो ईरान इसका जबरदस्त इस्तेमाल करती, इसे टॉर्चर कर सकती थी, अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकती थी, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी ईरान के हाथ लग जाती। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा बहुत कमजोर हो जाता कि उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया है या फिर वो इस युद्ध में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इससे पूरी दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व पर, अमेरिका की छवि पर, सुपर पावर की छवि पर और डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों पर बहुत बुरा असर पड़ता और लगातार लोग डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछते। और तीसरी बात यह कि अमेरिका में
ट्रंप के विरोधी इस पायलट को ईरान से सुरक्षित वापस लाने की लगातार मांग करते। किसी भी देश का कोई सैनिक जब दुश्मन देश में उसके कब्जे में आ जाता है तो वो देश बैकफुट पर चला जाता है, और यही अमेरिका के साथ भी होता। और अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमज़ोर पड़ जाते, क्योंकि चाहे अमेरिका की जनता हो या अमेरिका के विपक्षी नेता, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर ये दबाव डालते कि अब उन्हें अपने इस पायलट को सुरक्षित निकालना ही पड़ेगा ईरान के कब्जे से। और फिर अमेरिका मजबूर हो जाता ईरान के सामने घुटने टेकने के लिए या फिर ईरान के सामने समझौता करने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं। मदद बस एक कॉल दूर है। अब देखिए कि अमेरिका ने अपने जिस पायलट को लगभग 36 घंटे के बाद ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला, रेस्क्यू किया, वो असल में मुख्य पायलट नहीं है, बल्कि वो वेपन्स सिस्टम ऑफिसर है। इसे कहते हैं WSO। जो लोग एयरफोर्स के ऑपरेशंस को अच्छी तरह से समझते हैं वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक नई चीज़ बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि एक फाइटर जेट में WSO का क्या रोल होता है, क्योंकि इस प्रकार के जो फाइटर जेट होते हैं उसमें आप अक्सर 2 पायलट्स को देखते हैं, और आप सोचते होंगे कि हो सकता है एक मुख्य पायलट है और दूसरा को पायलट है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ईरान में अमेरिका का जो फाइटर जेट नष्ट हुआ उसका नाम है F-15E स्ट्राइक ईगल। ये एक 2 सीटर फाइटर जेट है, यानी इसमें 2 पायलट बैठते हैं। फाइटर जेट की आगे वाली जो सीट है उस पर मुख्य पायलट बैठता है, और इसका काम होता है विमान को उड़ाना और उस इलाके में ले जाना जहां दुश्मन मौजूद है, उस जगह पर ले जाना जहां से हमला करना है, और जो टारगेट है उसके ऊपर विमान को ले जाना, दुश्मन की मिसाइलों से विमान को बचाना। यानी पूरी जो सॉटी है, पूरा जो ऑपरेशन है वो सुरक्षित रहे, उसमें विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी, विमान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, ये सारी मुख्य पायलट की होती है, जो आगे बैठा होता है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पीछे की सीट पर एक WSO बैठता है, और ये विमान के रेडार की मदद से लगातार दुश्मन के लक्ष्यों की तलाश करता है, और उन पर मिसाइल और बॉम्ब से हमले की जिम्मेदारी इस WSO की होती है। जब फाइटर जेट जमीन पर हमला करता है तब पायलट आसमान में दुश्मन पर नजर रखता है, अपने विमान के कंट्रोल्स पर नजर रखता है, और पायलट और WSO मिलकर किसी टीम की तरह इस फाइटर जेट को उड़ाते हैं और हमला करते हैं। अब आप देखिए कि इसमें पीछे एक WSO बैठा हुआ है और आगे फाइटर पायलट बैठा हुआ है। अमेरिका ने ईरान से अपने जिस WSO को रेस्क्यू किया है वो अमेरिका की एयरफोर्स में एक कर्नल है। भारत में भी यही सिस्टम लागू है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी 2 सीटर विमान है, और इसमें भी आगे पायलट बैठता है और पीछे WSO बैठता है, जबकि रफाल और तेजस जैसे फाइटर जेट में सिर्फ एक ही पायलट होता है, और पायलट पर ही विमान को संचालित करने की भी जिम्मेदारी होती है, और पायलट ही हमले भी करता है। यानी पायलट को विमान को भी उड़ाना है, पायलट को मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करना है, और हर वो हथियार जो प्लेन में लगा हुआ है उसका इस्तेमाल भी उसी पायलट को करना है। लेकिन रफाल और तेजस में भी 2 सीटर फाइटर जेट होते हैं, और इसका मकसद होता है किसी नए पायलट को ट्रेनिंग देना। तो आप देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि इस प्लेन में ये 2 पायलट्स कैसे थे, जो अभी हमने आपको एक दिखाया था कि कैसे एक पायलट आगे बैठता है और WSO जो होता है वो पीछे बैठता है। और इस केस में जो मुख्य पायलट था उसे तो अमेरिकी सेना ने शुरू में ही बचा लिया था, लेकिन जो WSO था, जिसकी जिम्मेदारी होती है हमला करने की जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी होती है प्लेन में जितने भी हथियार लगे हुए हैं, जितने भी मिसाइल्स प्लेन में लगी हुई हैं, उनको कहां इस्तेमाल करना है, कैसे उनका संचालन करना है। यानी इसकी जिम्मेदारी है हमला करने की।
तो हमला करना, और इसी के लिए ये पीछे होता है। और अमेरिका के मामले में ये WSO फंस गया था ईरान की सीमा के अंदर। इस युद्ध का सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहा कि आखिर अमेरिकी सेना ने ईरान के पहाड़ों में फंसे अपने पायलट का पता कैसे लगाया। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का खेल है। इसका जवाब है घोस्ट मर्मर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दिल की धड़कन से निकलने वाले सिग्नल की मदद से किसी बहुत बड़े इलाके में मौजूद एक इंसान की सटीक लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पास यह टेक्नोलॉजी है जो 64 किलोमीटर दूर से भी किसी इंसान के दिल की धड़कन का पता लगा सकती है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी था। आपको याद होगा ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया था। यह पायलट अगले 36 घंटे तक लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, न जाने कितने किलोमीटर तक चलता चला गया। इस दौरान पायलट ने अपने कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर से एक सिग्नल भेजकर अपनी लोकेशन की जानकारी अमेरिका की सेना को दी। लेकिन इस पायलट ने बार बार अपनी लोकेशन नहीं भेजी क्योंकि उसे डर था कि ईरान की सेना इस सिग्नल को ट्रैक करके उस तक पहुंच सकती है। और तब यह पायलट ईरान के बॉयर अहमद प्रांत के पहाड़ों पर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी गुफा में छिप गया। और ऐसी स्थिति में सिर्फ घोस्ट मर्मर टेक्नोलॉजी से ही इस पायलट को बचाया जा सकता था। असल में जब हमारा दिल धड़कता है तो शरीर में एक बहुत ही हल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पैदा होता है और इस धड़कन को डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। और घोस्ट मर्मर टेक्नोलॉजी कुछ विशेष सेंसर्स की मदद से दिल की धड़कनों से निकलने वाले इस बेहद हल्के सिग्नल को कई किलोमीटर दूर से पकड़ लेती है। ये सेंसर इतने शक्तिशाली होते हैं कि युद्ध के मैदान में बम धमाकों और गोलियों की आवाज के शोर में भी कमजोर से कमजोर सिग्नल्स को आसानी से पकड़ लेते हैं। और फिर एक AI की मदद से इन सेंसर्स को मिले डेटा को फिल्टर करके सिर्फ एक इंसान की हार्ट बीट की पहचान की जा सकती है और उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिकी सेना ने अपने एक हेलीकॉप्टर पर फिट किया और ईरान की सीमा के अंदर मौजूद अपने पायलट का पता लगा लिया। इसे अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों में से एक लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। हालांकि अभी इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने की कोशिशें चल रही हैं। भविष्य में इसे F-35 फाइटर जेट्स पर भी फिट करने की योजना अमेरिका की है। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने।